नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत शायद आपने सुनी हो, मारवाड़ी में चलती है वैसे वो, कि राबड़ी भी ये बोलती है कि मुझे भी दांतों से खाओ। बेसिकली राबड़ी एक छाछ से और आटे से मिक्स करके और गरम एक कह सकते हैं कि सर्दियों के लिए टॉनिक बनाया जाता है। आप देखते हैं कि उसको जनरली चबाया नहीं जाता, उसको सीधा पिया जाता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर पाकिस्तान, हर कोई अपनी तरफ से इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो चलो ठीक है, जनजाति उसका तो डिफेक्टेड मामला है। बांग्लादेश अभी रिसेंट टाइम में तख्ता पलट हो गया तो उसका हम समझ सकते हैं। पर नेपाल को कौन सी चर्बी चढ़ी है भाई? नेपाल की तरफ से बहुत बार कोशिशें की जा चुकी हैं कि नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने शायद चौथी बार अभी शपथ ली है कि हाँ जी वो अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, केपी शर्मा ओली, और वो इंडिया की विजिट पे आना चाहते हैं, बट इंडिया उनको इनवाइट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नेपाल कुछ ऐसी करतूतें कर रहा है जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये तीनों कंट्रीज जो हमारे पड़ोस में इकट्ठा है, एक वेस्ट, एक ईस्ट और एक नॉर्थ में, तीनों के तीनों ये सोच रहे हैं कि हम तीनों मिलकर के इंडिया को घेर लेंगे और पता नहीं किस तरीके से एक हाथी को कुत्ते भौंक भौंक करके जैसे गिराने की कोशिश करते हैं वैसे गिरा देंगे। पर पता नहीं कि हाथी का एक पांव टिकेगा तो फिर कुत्ते कहां भागते फिरेंगे। तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि अभी नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली की विजिट आई। वैसे डायरेक्टली विजिट नहीं थी, उनका विजिट तो था यूरोप में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर क्लाइमेट को लेकर के जो अभी केस चल रहा है, क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के, तो उस केस में अपनी तरफ से, नेपाल की तरफ से अपनी बात रखने के लिए गई थी। बट अगेन इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो वो पहले दिल्ली आई, दिल्ली से फिर बाद में नेपाल जाना था। तो ऐसे में इनके द्वारा ये एक एफर्ट किया गया, इनका नाम है आरजू राणा देउवा। इनको द्वारा एक एफर्ट किया गया कि चलो ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली जी, उनके लिए एक विजिट सिक्योर करवा ले चलते हैं, या फिर ज्यादा भी नहीं तो खुद के काउंटर पार्ट एस जयशंकर जी से बातचीत कर चलते हैं, या फिर इतना भी नहीं तो किसी ना किसी एक ब्यूरोक्रेट से कम मीटिंग तो कर ली जाए, क्योंकि ये हेल्थ चेकअप भी करवा रही थी दिल्ली में उसी टाइम पे। बट अनफॉर्चुनेटली इनको कहीं से भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और इससे बुरा एक्सपीरियंस शायद नेपाल का पास्ट में कभी नहीं रहा होगा। और दूसरी तरफ जैसे ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं केपीएस ओली, तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हां जी इंडिया की विजिट की जाएगी, इंडिया की तरफ से इनविटेशन आ जाए। बट इंडिया के साथ में इन्होंने इतने खट्टे रिश्ते कर लिए हैं, पर्टिकुलरली बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन करके, जिसके चलते इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। अब ऐसे में ये चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से उनको रेड कारपेट वेलकम किया जाए। तो वो कोई पागल थोड़े ना बैठे हैं यहां पे, राइट? तो इंडिया को एक झटका देने के लिए भाई साहब पहुंच गए चाइना की विजिट पे। यूजुअली कन्वेंशन है कि जो भी नया नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो इंडिया की विजिट पे आता है, फर्स्ट विजिट जो भी होती है। बट भाई साहब चले गए कहां पे? चाइना। कोई बात नहीं, पर वहां पर जाकर के भी इन्होंने अपने देश को ही दांव पे लगा दिया और मोर और लेस उसी ट्रैजेक्टरी, उसी पाथ पर चलने की एक शुरुआत कर दी है, जिस पाथ पर पाकिस्तान चल के बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका बर्बाद होकर के थोड़ा सा अब यू टर्न करके अपना खुद का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पर बांग्लादेश अब उसी रास्ते पे निकल भी पड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये छोटे छोटे कंट्रीज जो पहले इंडिया पे ब्लेम करते थे कि इंडिया बिग ब्रदरहुडली बिहेवियर रखता है, तो वो चीजें अब यहां पर इन लोगों को एक्सपोज भी करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जानेंगे पूरे मामले को कि कहां कहां पर कौन सी पेचीदगी उलझी हुई है और कैसे ये छोटे छोटे कंट्रीज इंडिया को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट अगेन, ढाक के तीन पात, होना कुछ है नहीं, बट जानना जरूरी है। बट आगे बढ़े, यूपीएससी के लिए हमारे तरफ से जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं ना पीडब्ल्यू ओनली की तरफ से, उन सब पर 80% तक की छूट चल रही है अभी, और ये 31 दिसंबर तक है। तो मोर और लेस ये आपका न्यू ईयर गिफ्ट हैम्पर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हां, बस कोई इंक्वायरी करनी है तो डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कर लो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कौन सी साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑप्शनल के लिए जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, या फिर अभी कॉलेज गोइंग हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ भी आपके सवाल हो बॉस, सारे सवालों का आंसर यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को। और मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो चलिए, बात कुछ ऐसी है कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आती हैं और इनके द्वारा यह कहा गया
कि मैंने इंडिया में अपनी तरफ से इंडो नेपाल इकोनॉमिक समिट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां पर मेरी कोशिश ये थी कि कैसे भी करके इंडिया में हमारे नए प्राइम मिनिस्टर केपीएस ओली की विजिट को एंश्योर किया जा सके, बट इंडिया ने कोई इन्विटेशन नहीं दिया। इनका हेल्थ चेकअप भी था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप देखेंगे कि इनके द्वारा यह एफर्ट नहीं किया गया है। जो अभी की फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल की, इनके अलावा एक्स फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप गवाली, वो भी इंडिया की विजिट पर आए थे। उन्होंने भी यही एफर्ट किए कि एक बार इंडिया नेपाल रिलेशन को थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, बट भाई साहब यहां से इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, हम एंगेज नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब केपी शर्मा ओली ने अपनी तरफ से शपथ ली थी जुलाई महीने में, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हम इंडिया की विजिट पर जाने के लिए रेडी हैं, बट हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तों में एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात हुई और कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि चाइना ने डेवलप किए हैं, पर्टिकुलरली एयरपोर्ट्स, तो बोला उनके ऊपर इंडिया हमें अलाउ करे कि इंडियन एयर स्पेस में उन एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट होने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अलाउ करे। तो इंडिया क्या पागल है जो खुद की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा? तो ऐसी परिस्थितियों में कितना ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर के चले नेपाल की लीडरशिप, बट नेपाल को यहां पर मुंह की खानी पड़ रही है। वो बात ठीक है कि नेपाल इंडिया को जवाब देने के चक्कर में चाइना की झोली में जाके बैठ गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी साइन कर दिया, बट अल्टीमेटली ये ट्रैप में उलझ चुका है। क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स रिसेंट टाइम में इस तरीके से निकल के आई है कि भाई साहब ने यह कहा है कि नेपाल को जो भी चाइना की तरफ से लोन दिया गया है उस लोन को आप ग्रांट में कन्वर्ट कर दो। एग्जैक्टली वो ही कटोरा लेकर के खड़ा होना जैसे कि शहबाज शरीफ लेकर के खड़ा होता है चाइना के सामने या यूएसए के सामने। तो ये हालात अभी इन देशों के चल रहे हैं। अब देखो बात ऐसी है कि नेपाल और इंडिया के बीच की बॉर्डर है 1700 किलोमीटर की, जो कि 1816 की एक शिगौली ट्रीटी साइन हुई थी, उसके तहत डिसाइड हुआ था। यह बेसिकली एक युद्ध हुआ था गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ऐसे में यह फाइनल कर दिया गया कि चलो ठीक है, ये एक हम बॉर्डर फाइनल कर देते हैं, जिसके चलते जो भी नॉर्थ वाला पोर्शन है हिमालयन रीजन में वो तो नेपाल हो गया, बाकी इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इंडिया था उसका पार्ट हो गया। तो ये एक अपने आप में एंग्लो नेपाल वॉर के रिजल्ट के तौर पे ट्रीटी फाइनलाइज हुई थी। 1814 से 1816 के बीच में ये वॉर लड़ा गया था उसके आधार पर। इसमें ये क्या था, एक प्रोविजन ये था कि जो वेस्टर्न बाउंड्री है ना, यहां पर रिवर्स का नाम दे दिया। अब सीधी बात है, हिमालयन रीजन से आपको पता है बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, तो उन्हीं को बाउंड्री के तौर पे कंसीडर किया गया। तो ऐसे में काली रिवर उसको कहा गया कि भाई ये वेस्टर्न बॉर्डर होगी यहां पर काली रिवर। अब आपको पता है रिवर्स जो होती है हिमालयन रिवर, वो बड़ी अपने आप में कहते ना कि अपना पाथ है वो चेंज करती रहती है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इनका कोर्स बदलता रहता है। तो ऐसे में ये रिवर जब अपना कोर्स बदलेगी तो आप क्या देखते हो कि यहां पर बाउंड्री वाला एरिया भी बदलेगा। पर एक चीज ये है कि जो चीज फाइनल हो गई वो तो फाइनल ही हो गई ना। अब रिवर कोर्स चेंज कर रही है तो क्या हुआ, आपने तो अपने कहते ना कि बॉर्डर पोस्ट तो लगा रखे हैं। अब रिवर इधर थी थोड़ा इधर हो गई तो भी कोई फर्क नहीं, उधर हो गई तो भी कोई फर्क नहीं है। पर नेपाल ने 2020 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, वो भी केपी शर्मा ओली की सरकार के टाइम पर ही। क्या किया जी, इन्होंने अपने मैप के अंदर जो उत्तराखंड वाला एरिया है हमारा, वहां पर लिपुलेख, कालापानी और ये लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी वाला ये जो ट्राइएंगल है, इसको नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया और बोला कि ये तो हमारा मैप है, ये तो हमारा एरिया है और ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड है। अरे भाई, इतने सालों बाद तुम्हें इंडिपेंडेंट हुए 70 साल के ऊपर हो चुके हैं, अब जाकर के तुम्हें समझ में आया कि कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड है, राइट? तो इंडिया साफ साफ मना करता है कि बोले ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, बात करनी है तो पहले इस मामले को रफा दफा करो। इस वजह से ओली की जो विजिट थी वो हुई कैंसिल। अब आप देखो कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से लैंड को दबा लिया था, वो हमारी लीडरशिप की भी कुछ ना कुछ वीकनेस रही थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मामले में कि यूएन में पहुंच गए। अगर नहीं जाते तो ये खेल हो जाता, वहीं पर नहीं होता ये इतना टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मामला। खैर कोई बात नहीं, सिचुएशन थी, हमने भी हमारी जर्नी स्टार्ट की थी एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे, तो बहुत सारी चीजें यूं सोच के चल रहे थे कि यूएन भी जस्टिस करेगा, बट अगेन हमारे साथ भी धोखा ही हुआ। बट यहां पर अगर देखें तो नेपाल ने कौन सा पानी पी लिया भाई, यहां पर चाइना इनको ऐसा क्या फीड कर रहा है जो जाने भगवान, राइट? इसके आगे ये हो गया पहला डिस्प्यूट। फिर नेपाल की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि यहां पर हमारे पोखरा और भैरवा, ये दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, वो डेवलप किए हैं चाइना ने। अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि राडार, सिग्नलिंग, वो सारा का सारा मॉनिटर कौन करेगा? चाइना। और नेपाल ये कहता है कि यहां पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने डेवलप किए हैं तो इनके लिए इंडिया अपना एयर स्पेस हमें दे दे।
तो इंडिया क्या पागल है जो अपना खुद का एयर स्पेस देगा खुद की सिक्योरिटी को ब्रीच करवाने के लिए? और इंडिया ने मना कर दिया, बोला हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट से ठप पड़ गए एकदम। ये बिना सोचे समझे, पता नहीं ये देश क्या सोच करके अपना इन्वेस्टमेंट आगे एक्सपेंड करते हैं, केवल और केवल इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, राइट? बट ओवरऑल देखा जाए तो ये उस प्रेशर के चक्कर में खुद फंस चुके हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल श्रीलंका, जाकर के बात कर लो उससे, मालदीव जाकर के बात कर लो, ठीक है? यहां पर इंडिया कुछ ना करे तो ही तुम इतना उछल रहे हो, जब कुछ करे तो तुम पता नहीं कहां जाओगे, राइट? इसके अलावा देखा जाए तो अभी के टाइम पर ये जो कंट्रीज का मैंने नाम लिया आपको, है ना, बांग्लादेश तो हो ही गया, अभी लेटेस्ट बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। पाकिस्तान तो कब से कर रहा है, पहले यूएसए की वजह से उछलता था, अब चाइना की वजह से उछलता है। और वहीं पर अब नेपाल भी इन्हीं की लाइन में लग गया है, जो कि चाइना का नाम लेकर के चाइना कार्ड खेलता है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो देश है, इसमें पाकिस्तान तो चलो छोड़ो, हमारा दुश्मन है एकदम डिक्लेयर्ड, पर ये बांग्लादेश, नेपाल जैसे ये कंट्रीज है ना, ये बहुत स्मार्ट खेलते हैं। ये क्या करते हैं कि चाइना को ब्लैकमेल करते हैं इंडिया के नाम से, इंडिया का कार्ड चला करके, अगर आप नहीं करोगे तो देखो हम इंडिया से करवा लेंगे। सिमिलर मैनर में इंडिया से काम करवाने के लिए चाइनीज कार्ड खेलते हैं कि आप अगर नहीं मानोगे तो चाइना से काम करवा लेंगे। अरे भाई, इनसे इनके चक्कर में ये दोनों देश अपनी दुश्मनी के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, ये एक सच्चाई है, ठीक है? पर इंडिया एक चीज कहता है कि अगर देखो, चाइना और इंडिया की अप्रोच में एकदम क्लियर डिफरेंस है। चाइना क्या सोचता है कि जो भी हमसे हेल्प ले वो हमारा सबऑर्डिनेट बन के बैठ जाए। इंडिया ये कहता है कि जो भी हमसे हेल्प ले तो वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि किसी दूसरे का गुलाम बने या हमारा गुलाम बने। हम सीधा एक चीज चाहते हैं कि नेपाल अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, फ्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसमें चाहे चाइना इन्वेस्ट करे, बट अगर नेपाली लोगों का बेनिफिट हो रहा है तो करो। पर आप कहां इंडिया को कंटेन करने के चक्कर में ऐसे बड़े बड़े देशों के चक्कर में पड़ रहे हो, जहां पर आपके अंदर से आपके गुर्दे फेफड़े सब निकाल ले जाएगा चाइना। और एग्जैक्टली वही चीज हुई, मैंने बताया कि किस तरीके से एयरपोर्ट ठप हो गए, तो यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाइना से कि साहब लोन को ग्रांट में कन्वर्ट कर दो। तो भाई इतनी नौबती क्यों आने दे रहे हो? अच्छा, मामला यहीं खत्म नहीं होता है। केपी शर्मा ओली जो हैं, इनके द्वारा एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया इंडिया को नाराज करने में। वो क्या किया कि पाकिस्तान से विजिट की, बहुत बढ़िया, पाकिस्तान से एंगेजमेंट चल रही है, यूएन की साइडलाइन में हुई थी। सिमिलरली ये पपेट जो गवर्नमेंट बैठी है उधर बांग्लादेश में, उनके साथ भी एंगेजमेंट हो रही है। चलो ये भी अच्छी बात है, सॉवरन कंट्री है, आप कर सकते हैं। बट प्लान क्या है? बोले सार्क है ना, उसमें हम ग्रुपिंग करेंगे और इंडिया को साइड में पटक देंगे। ओ भाई, सार्क की जान ही इंडिया है, ऐसा कोई कंट्री है? तुम तीनों के तीनों कंट्रीज यहां पर उछल रहे हो, क्या तुम्हारी बॉर्डर तो शेयर होती है जो कोई भी चीज को तुम एकदम कॉमन लेकर के या कंबाइंडली एफर्टफुल हो सकते हो? पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो इंडिया के दम पर सार्क चल रहा था, ये एक रियलिटी है। इंडिया को यहां पर घमंड नहीं दिखा रहा है, बट दिस इज द रियलिटी। क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज, सबसे बड़ा फंड वाइज, हर चीज के अंदर, हर चीज में एडवांस इंडिया, वहां पर तुम उसको आंख दिखा करके उस ग्रुप को चलाना चाह रहे हो। ये ग्रुप तो वैसे ही डेड हो चुका है। हाँ, ये बात ठीक है कि सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है, नेपाल ही अभी इसका चेयर भी है। और पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है कि सार्क की हम नेक्स्ट मीटिंग हम होस्ट करेंगे, देखते हैं इंडिया आता है कि नहीं आता। ओ भाई, कल करते आज करो ना तुम मीटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सार्क तो वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया इंडिया ने, और जब से इंडिया ने डाला ठंडे बस्ते में तो कर लो, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो ये हालात हो रहे हैं दोस्तों चारों तरफ से। पर नेपाल को साफ साफ ये कह दिया कि तुम ना अपनी ये जो रेड लाइन से इनको क्रॉस मत करो, अगर इंडिया से एंगेज करना चाहते हो। अदरवाइज तुम तुम्हारे इंडिपेंडेंट कंट्री हो, मन में आए जिसके साथ एंगेज करो, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। पर हाँ, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे, सिंपल, ठीक है? तो ये था पूरा मामला। अब आपको ये तो खैर पिछला वीडियो का क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।